हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को पूरी तरह क्लियर कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का नेचर क्या है, जी हाँ, और लाइक चार्ज के बीच रिपल्सन फोर्स और अनलाइक चार्ज के बीच अट्रैक्शन फोर्स। अब अगर कहीं कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। जी हाँ, अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस से लेकर किधर, इनफाइनाइट। जी हाँ, सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, जैसे जैसे सरफेस से दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फील ना हो उसे बोलेंगे इनफाइनाइट पॉइंट, अनंत बिंदु। जी हाँ, एक चार्ज पार्टिकल है, पॉइंट चार्ज है, उसी कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ वो सरफेस पे सबसे ज्यादा होगा। सरफेस से दूर जाएंगे, स्क्वायर के रेसिप्रोकल के होता है, स्क्वायर डिस्टेंस के स्क्वायर के रेसिप्रोकल होता है। अगर हम निगेटिव चार्ज के लिए बात करें, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड टुवार्ड सरफेस होती है। जी हाँ, लेकिन ये भी स्क्वायर रेसिप्रोकल लॉ को फॉलो करती है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम को फॉलो करती है। यानी सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, और जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटेगा, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड ना हो उसे इनफाइनाइट पॉइंट मानेंगे। इसका क्या मतलब है, हम लोग ये मान लेते हैं कि अगर पॉजिटिव फील्ड में कोई और आ रहा है, पॉजिटिव वाला, जाहिर सी बात है लाइक चार्ज के बीच क्या लगेगा, रिपल्सन, और अगर नेगेटिव कोई आएगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन। नेगेटिव फील्ड में अगर नेगेटिव आ गया तो रिपल्सन, और नेगेटिव फील्ड में अगर पॉजिटिव आ गया तो क्या लगेगा, अट्रैक्शन। क्या लगेगा, फोर्स। कितना फोर्स लगेगा ये डिपेंड करता है जो एग्जामिन चार्ज आया और जिस पॉइंट पर आया वहां पर इंटेंसिटी कितनी है। हाँ, इसको समझ ले, फिर गुलाम ला को समझते हैं लोग। कितना फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्सन का भी, लेकिन कितना लगेगा, तो ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके आगे पढ़ने वाले हम लोग हैं। लेकिन कितना लगेगा फोर्स, कौन एग्जामिन चार्ज है उसके मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करेगा, और जिस पॉइंट पर आया है उस पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की। जी हाँ, दोनों पर Q नॉट बड़ा, E भी बड़ा, फोर्स भी बड़ा, हमारी दोनों के मल्टीप्लिकेशन है। यानी अगर हम कहें किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी होगी कितनी, तो वहां कोई एग्जामिन चार्ज ले लो, उस एग्जामिन चार्ज पे क्या अप्लाई होगा, फोर्स। अट्रैक्शन का भी सकता है, रिपल्सन का भी। पॉजिटिव फील्ड में पॉजिटिव आया तो रिपल्सन, पॉजिटिव में नेगेटिव आ गया चार्ज तो अट्रैक्शन, नेगेटिव फील्ड में पॉजिटिव आ गया तो अट्रैक्शन, नेगेटिव में अगर पॉजिटिव आ गया अट्रैक्शन, नेगेटिव में नेगेटिव आ गया तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन। तो हम लोग कह सकते हैं यूनिट एग्जामिन चार्ज पर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फोर्स ही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही क्या कहलाएगा, उस पॉइंट की इंटेंसिटी कहलाएगी। जी हाँ, ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर है, क्योंकि फोर्स वेक्टर है। जी हाँ, आपका वेक्टर एफ जिधर ई का डायरेक्शन होगा। अभी इंटेंसिटी की चर्चा हम लोग करेंगे। फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलॉम, यानी ई की यूनिट क्या देगी, न्यूटन पर कूलॉम। क्लियर है, हमें अब कूलॉम्स लॉ को पढ़ना है आज। कूलॉम्स लॉ, इतनी बातें समझ में आ रही तो कूलॉम्स लॉ पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं। यानी कोई भी चार्ज है तो अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर दूसरा कोई चार्ज है तो क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेचर क्या होगा, अट्रैक्शन की रिपल्सन, दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ फील्ड और नेचर ऑफ चार्ज पर, एग्जामिन चार्ज पर। दोनों लाइक चार्ज है तो जाहिर सी बात है रिपल्सन, और अनलाइक है तो अट्रैक्शन। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है। अब आते हैं कूलॉम्स लॉ पर।
कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब का नियम। क्या है कूलम्ब्स लॉ? समझते? लॉ को रटना नहीं है, लॉ को समझना है, इसे अप्लाई कर पावे जी। समझिए, ये मैंने मान लिया कि Q1 चार्ज है। क्लियर है? पॉजिटिव एच दे लेते अभी, चार्ज है तो क्या होगा, ये करेगा अपने चारों तरफ। जाहिर सी बात है, इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि क्या करेगा, ये अपने चारों तरफ उत्पन्न करेगा इलेक्ट्रिक। अब मैं कहूं यहां पे पॉइंट मैंने ले लिया इससे r डिस्टेंस पर, क्या यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक दूसरा चार्ज आ गया Q2। क्लियर है? अभी सेम नेचर का मान लेते हैं। तो क्या उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब Q2 आया तो Q2 पे फोर्स अप्लाई होगा? जी हाँ होगा। कितना होगा? इस Q2 पर फोर्स अप्लाई होगा Q1 के कारण, इसलिए मैं लिख रहा हूं इस 2 पर अप्लाई होगा फोर्स 1 के कारण। कितना होगा? तो जो आया है उसका मैग्नीट्यूड ले लेता हूं और इसके कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते कितना है, E1। कितना हो जाएगा? Q2 into E1। बात समझिएगा पहले, ये तो होगा ही होगा। अब मैं ऐसे कहूं कि Q2 भी तो इलेक्ट्रिक चार्ज ही है कि नहीं है? है। तो ये भी अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। करेगा नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज ही तो है। इलेक्ट्रिक चार्ज का अपना ये नेचर है। तो अगर ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न किया तो r दूरी पर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मान लूंगा? E2 मान लूंगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन है? Q1 है कि नहीं है? है। तो क्या इस पे फोर्स लगेगा? लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स तो लगना ही लगना है। कितना लगेगा? मैं ये कह लूं कि पहले वाले पे लग रहा है, दूसरे वाले पे कितना लगेगा? दूसरे वाले कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E2। और इसका चार्ज कितना है? Q1। कितना लगेगा? Q1 into E2। अब पहले ये देखा जाए कि इस पे लगने वाला फोर्स बड़ा है कि इस पे लगने वाला फोर्स बड़ा है। तो हम वही समझते हैं, अगर Q1 चार्ज बड़ा हो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बड़ा हो। चार्ज बड़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा, चार्ज छोटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा। और Q2 छोटा हो तो उसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा। तो Q1 जिस रेशियो में बड़ा हो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस रेशियो में बड़ा होगा। Q2 जिस रेशियो में छोटा है उसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा। ऐसे में कह लूं कि Q2 छोटा है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2 भी छोटा होगा। Q1 बड़ा है इसका मैग्नीट्यूड भी बड़ा होगा। तो जितना गुना मैग्नीट्यूड बड़ा उतना ही गुना इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा। Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जितना बड़ा Q1 चार्ज उतना ही बड़ा E1 इलेक्ट्रिक फील्ड। Q2 उतना ही गुना छोटा। तो ये देखने वाला क्या कि दोनों फोर्स क्या है? पारस्परिक है। यानी कि जितना Q1 और E2 है उतना ही Q2 और E1 है। जी हाँ, जिस रेशियो में Q1 बड़ा उसी रेशियो में E1 बड़ा है। जिस रेशियो में Q2 छोटा उस रेशियो में E2 भी छोटा है। तो दोनों बराबर है। यानी पहली बात ये कि कहीं भी अगर दो चार्ज हों एक दूसरे से कुछ दूरी पर हों तो दोनों एक दूसरे पर पारस्परिक फोर्स लगाते हैं जी, इनके मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। डायरेक्शन की बात देखते हैं, अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, फोर्स बाहर। पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, फोर्स बाहर, यानी अपोजिट। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, नेगेटिव अट्रैक्शन यानी फोर्स इधर। ये नेगेटिव है पॉजिटिव अट्रैक्शन यानी अभी भी क्या है? अपोजिट। यानी मैग्नीट्यूड इक्वल है
लेकिन डायरेक्शन हमेशा जस्ट इक्वल होगा, यानी ये दोनों अपोजिट वेक्टर हैं। यानी इतनी बात कूलॉम लॉ से पहले मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि कहीं भी दो चार्ज पार्टिकल रखे हों तो दोनों के बीच फोर्स लगता है। उसका नेचर अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्सन का भी हो सकता है, लेकिन दोनों एक दूसरे पर इक्वल फोर्सेज लगाते हैं, मैग्नीट्यूड बराबर होता है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है, यानी दोनों अपोजिट वेक्टर्स हैं। बात समझ रही? कहीं भी दो चार्ज हो, दोनों एक दूसरे पर क्या लगाएंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नेचर अट्रैक्शन का भी और रिपल्सन का भी। जी हाँ, दोनों इक्वल फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों नेचर सकता है, यानी दोनों फोर्सेस जस्ट अपोजिट होंगे और इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में। कितनी बात समझ में आ रही? अब कूलॉम्स ने क्या देखा? ये देखा कि अगर Q1 बड़ा कर दें तो ये फोर्स बड़ा हो जाएगा, Q2 बड़ा कर दें ये फोर्स बड़ा हो जाएगा, और ये बड़ा हुआ तो ये बड़ा हो गया, और ये बड़ा हो गया तो ये भी बड़ा हो गया। पारस्परिक चलन, यानी इसके भी प्रोपोर्शन में और इसके भी प्रोपोर्शन में, दोनों के प्रोपोर्शन में है फोर्स। लेकिन अगर डिस्टेंस बढ़ाते जाओ तो इनके बीच लगने वाला फोर्स घटता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा, ये भी स्क्वायर में घटेगा और ये भी, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर में घटेगा। Q1 के कारण E1 भी स्क्वायर में घटेगा, Q2 के कारण E2 भी घटेगा, यानी वार R के रेसिप्रोकल में भी, R के रेसिप्रोकल में भी, स्क्वायर के रेसिप्रोकल में। यानी बात ये समझ में आ रही है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल हो, कहीं भी रखे हो, कुछ दूरी पे रखे हो, उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा, जिसका नेचर अट्रैक्शन या रिपल्सन दोनों में से किसी एक का हो सकता है। दोनों संभव है, दोनों फोर्स लगाएंगे दूसरे पर, इक्वल लगाएंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, दोनों के डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होंगे, दोनों यानी अपोजिट वेक्टर होंगे, लेकिन दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड के क्या होगा? वो फोर्स प्रोपोर्शन में होगा, और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा। ये तो कूलॉम्स लॉ। जी हाँ, बात समझ आई? क्लियर है या वैसे समझते हैं? एक चार्ज Q1 और एक Q2 R दूरी पर है, तो कूलॉम्स लॉ क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ कि इनके बीच काम करने वाला पहले पे दूसरा या दूसरे पे पहला, जो काम कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो इक्वल है, जो कि दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शन में है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के क्या है? रेसिप्रोकल में है। बात समझ आई? इन दोनों इक्वेशन से अगर हम लोग टैली कराएं तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रहा है वो दोनों चार्जों के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शन और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर की क्या है? रेसिप्रोकल है। क्लियर है? ये कूलॉम्स लॉ। क्लियर है? अब इतनी बात समझ में आई? इसी को हम लोग थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, कर देता हूं। प्रोपोर्शन के साइन को हटाते हैं, एक कांस्टेंट रहता है, मैं k लिख रहा हूं, और इस k की वैल्यू को लिखा जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जी। यानी दो चार्ज कहीं भी हो, कुछ दूरी पर हो, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, इनके मैग्नीट्यूड Q1 और Q2 हो, बीच की दूरी r हो, तो फोर्स कितना काम करेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। 4 न्यूमेरिकल वैल्यू, पाई न्यूमेरिकल वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
वैद्युत क्षेत्र की वैद्युशीलता, सॉरी, एयर और वैक्यूम। निर्वात की वैद्युशीलता, यह फिक्स कर दिया मैंने जी, और इसकी वैल्यू लगभग होती है 12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और जो के है के, ये है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। माध्यम का परावैद्युतांक, ये माध्यम का है, माध्यम पे डिपेंड करेगा। और Q1 Q2 जो चार्ज उनके मैग्नीट्यूड और R उनके बीच की दूरी कि मीडियम पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स उन दोनों के बीच मीडियम क्या है इस पर भी डिपेंड करता है। मीडियम बदल दो फोर्सेस बदल जाएंगे। जी हाँ, ग्रेविटी में ऐसा नहीं होता, ग्रेविटी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है। जी हाँ, तो क्या मीडियम पे डिपेंड करेगा। अब 4 की वैल्यू 4 रखें, पाई की वैल्यू 3.14 रखें, और एप्सिलॉन नॉट जो निर्वात की वैद्युशीलता है उसकी वैल्यू इतनी रखें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 की वैल्यू 4, पाई की वैल्यू 3.14 और इसकी वैल्यू 8.85, टोटल हो जाती है 9 10 पावर 9। ओके, तो जो दोनों चार्जों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है 9 10 पावर 9 Q1 Q2 अपॉन यहां मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर है? बात समझ आ रही है? ये कूलम्ब है कि Q1 Q2 के बीच जो मीडियम उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अगर कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है या एयर है, कोई नहीं है, तो हम यही मानेंगे। पॉज कर ले, नोट कर ले, इरेज करने जा रहा हूं। तो अगर कोई मीडियम नहीं है तो मैं एयर या वैक्यूम मानूंगा, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी 1। तो जो यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा वो कितना हो जाएगा 9 10 पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये किसी मीडियम में, और ये जब मीडियम नहीं है, एयर है या वैक्यूम है, तब बात समझ रही है? तो कूलम्ब के कैरेक्टर को समझिए, कूलम्ब के लॉ के कैरेक्टर को समझिए कि दोनों चार्ज अगर कुछ दूरी पे रखे हैं, कहीं पर भी रखे हैं, उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा। वो अट्रैक्शन हो सकता है और रिपल्सन भी, डिपेंड करेगा नेचर ऑफ चार्ज ऑफ Q1 एंड Q2। क्लियर? वो फोर्स दोनों के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शन में है और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के रेसिप्रोकल में है, और वो फोर्स उनके बीच के मीडियम पर भी डिपेंड कर रहा है। बात समझ रही? यानी इतनी बातें समझ में आई क्या क्या? कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल रहे हम लोग किसी मीडियम में, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसमें है, एयर या वैक्यूम में, इसमें K से डिवाइड कर दो। जी हाँ,
किसी भी मीडियम में निकालोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एयर या वैक्यूम में जो निकालोगे उसका कितना देगा 1/k टाइम्स। और k क्या है? जो वहां पे उपस्थित है मीडियम, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? जी हाँ। और समझते हैं, जो कूलॉम्स लॉ में फोर्स निकला 4πε0 k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की गतिशीलता के माध्यम का परिवर्तन, इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है एप्सिलॉन नॉट, जिसको बोलते हैं माध्यम की गतिशीलता, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यानी इसी फोर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बात समझ आ रही है? क्लियर है? यानी इतनी बातें समझ में आ गई, इस पे भी न्यूमेरिकल बनता है। एप्सिलॉन नॉट के इक्वल क्या? एप्सिलॉन, तो के इक्वल एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसलिए इसको बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, निरपेक्ष गतिशीलता भी कहते हैं। निरपेक्ष गतिशीलता या माध्यम का परावर्तन, माध्यम का परावर्तन, और एक इसका वायु निर्वात की गतिशीलता। इसकी वैल्यू फिक्स है, कितनी होती है बोलो जरा तो? 8.85 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये पता हो तो ये निकल जाएगा, ये पता हो तो ये निकल जाएगा। एक डेटा देगा, एक डेटा पूछ ले। क्लियर है? बात समझ में? तो ये न्यूटन्स लॉ। अब न्यूटन्स लॉ का जरा हम लोग वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं। सदिश रूप, कूलॉम्स लॉ का, कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। ये दो चार्ज Q1 और Q2 है, उनके बीच की डिस्टेंस R है। तो ये काम करता है कूलॉम, ये फोर्स काम करता है उनके बीच। वेक्टर फॉर्म के लिए डायरेक्शन R की दिशा में काम करेगा, इसलिए यूनिट वेक्टर R से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक ये वेक्टर फॉर्म हो गया, इसी को हम लोग थोड़ा समझते हैं। यूनिट वेक्टर R को वेक्टर R लिखें, और वेक्टर R का ये मॉड है यानी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पे क्या मिलता है? यूनिट वेक्टर मिलता है कि नहीं मिलता? तो यूनिट वेक्टर ये R का मतलब इसका परिमाण 1 है और दिशा R की दिशा है, उधर ये F की दिशा होगी, अट्रैक्शन या रिपल्सन। क्लियर है? और यूनिट वेक्टर R की जगह मैंने क्या लिखा? वेक्टर R अपॉन मॉड ऑफ R, और मॉड लगा देने पे वेक्टर डायरेक्शन हट जाएगा तो मैग्नीट्यूड कल मिलेगा, ये भी मैग्नीट्यूड ही है, तो F ही मिल गया। R स्क्वायर और R क्यूब, और ये आपका वेक्टर R, ये भी कैसा फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म। बात समझिए? तो वेक्टर फॉर्म ये भी है, वेक्टर फॉर्म ये भी है। क्लियर है? लेकिन न्यूमेरिकल तो हम लोग इसी लगाएंगे 9 to the power 9 अपॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर
इसे समझ में क्या आ रहा है कि जो F3 का डायरेक्शन होगा वो वेक्टर R की दिशा में होगा। जी हाँ, टुवार्ड्स इनफाइनाइट या टुवार्ड्स सरफेस। रिपल्सन है तो टुवार्ड्स इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की ओर, और अगर अट्रैक्शन है तो टुवार्ड्स सरफेस, पृष्ठ की ओर, आगे की ओर। क्लियर है? बातें समझ में आ रही है? तो ये कुलाम्स लॉ पे कुछ इजी क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। ये क्योंकि जाहिर सी बात है वेक्टर है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग और समझते हैं। कहीं पर भी दो चार्ज हो तो उनके बीच काम करेगा। मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम गिवन नहीं है तो एयर या वैक्यूम ले लेंगे, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर मैं कहूं यहां Q1 चार्ज है और ये Q2 है, क्या इनके बीच फोर्स काम करेगा? करेगा। या मैं कह लूं ये Q0 है और ये Q1 चार्ज है, क्या इनके बीच फोर्स काम करेगा? करेगा। कितना काम करेगा? मैंने मान लिया F1 काम करेगा, प्लस प्लस इनफाइनाइट की ओर। यहां पर Q2 चार्ज है, क्या इनके बीच काम करेगा? करेगा। कितना काम करेगा? मान लो F2 करेगा। कितना काम किया? F2। यहां पर Q3 चार्ज है, इनके बीच फोर्स काम करेगा? नहीं करेगा? करेगा। प्लस है तो इनफाइनाइट के मान लो F3 काम किया। ऐसे Q4 चार्ज हो सकता है, मान लो माइनस है, Q0 पर कितना काम करेगा? F4, माइनस प्लस अट्रैक्शन है, तो किन्हीं भी तो चार्ज हो, इनके बीच भी काम करेगा, इनके बीच भी काम करेगा, इनके बीच भी काम करेगा। लेकिन अगर मैं कहूं Q0 पर नेट फोर्स क्या होगा? नेट बल, नेट फोर्स ऑन Q0, तो मुझे पता है F1 भी काम कर रहा है, F2 भी काम कर रहा है, F3 भी काम कर रहा है और F4 भी। तो क्या करें? इसमें डायरेक्शन वेक्टर है, अतः इनको वेक्टर मेथड से सबका वेक्टर ले लेंगे और सबके वेक्टर को क्या करेंगे? वेक्टर तरीके से जोड़ लेंगे। क्या मिल जाएगा? जी हाँ, Q0 पे काम करने वाला नेट फोर्स, यानी किसी भी चार्ज पर अगर बहुत सारे इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहे हैं तो वो नेट फोर्स को फील करेगा। और नेट फोर्स किधर होगा? सभी फोर्सेस का क्या ले लो? वेक्टर समेशन। और वेक्टर समेशन कैसे निकालते हैं तो पता ही है। जी हाँ, वेक्टर समेशन ऐसे निकालते हैं कि F1 पर अगर दो फोर्स काम कर रहा है, इसके x कंपोनेंट ले लो और y कंपोनेंट। F2 जो फोर्स काम कर रहा है इसके भी दो कंपोनेंट ले लेना, x दिशा में और y दिशा में। F3 जो फोर्स काम कर रहा है इसके भी दो कंपोनेंट ले लो, x दिशा में और y दिशा में। और जो यह फोर्स काम कर रहा है, यह फोर्स, उसके भी दो कंपोनेंट ले लो, x दिशा में और y दिशा में। क्लियर? और नेट फोर्स निकालने के लिए सभी वेक्टर को कैसे जोड़ेंगे? जब एक से ज्यादा, दो से ज्यादा हो, इजली ना सॉल्व हो पाए तो कंपोनेंट निकाल लेते हैं और सभी के x कंपोनेंट को अलग छोड़ देंगे। प्लस x में है तो जुड़ जाएगा, माइनस x में है तो घट जाएगा। जी हाँ, और भी है तो और को भी ऐड कर लेंगे। ऐसे सभी के y कंपोनेंट को ऐड कर लेंगे। प्लस y में है तो जुड़ जाएगा, माइनस y में है तो घट जाएगा। और जब F नेट का परिणामी निकालना होगा क्या करेंगे? सभी के x कंपोनेंट का, सभी वेक्टर में ऐसे ही करते हैं भाई, केवल फोर्स के लिए नहीं, सभी वेक्टर में यह आपका F नेट निकल जाएगा। लेकिन परिणामी निकला यह बल का, इसकी दिशा क्या होगी? तो x कंपोनेंट से दिशा निकालना चाह रहा है, उससे थीटा एंगल बना रहा है, तो y कंपोनेंट अपान क्या हो जाएगा? इससे x कंपोनेंट से दिशा निकल जाएगी। तो इतनी बातें क्लियर हुई कि कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। उसमें दूसरा कोई चार्ज आएगा तो क्या महसूस करेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स।
फोर्स। कोई चार्ज अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें कोई दूसरा चार्ज आएगा तो क्या महसूस करेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो पहले वाले कारण दूसरा करेगा, दूसरे वाले कारण पहला करेगा। दोनों फोर्स पारस्परिक होंगे। जितना पहला दूसरे पे लगाएगा उतना ही दूसरा पहले पे लगाएगा। यानी F1 जितना 2 पे लगाएगा उतना ही 2 वाला 1 पे लगाएगा। दोनों फोर्स लेकिन बराबर होंगे परिमाण में, लेकिन दिशा क्या होगी? जस्ट अपोजिट। रिपल्सन में और अट्रैक्शन में जस्ट अपोजिट। कितना होगा? अकॉर्डिंग टू कूलाम दोनों के आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती। जी हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्ज एंड स्क्वायर रेसिप्रोकल ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। क्लियर है? यानी दोनों के आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। कितना निकलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जहां एप्सिलॉन 4 न्यूमेरिकल वैल्यू, पाई न्यूमेरिकल वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युशीलता, के माध्यम का परावर्तन। जी हाँ, के माध्यम का परावर्तन, इसका मतलब फोर्स माध्यम पे डिपेंड करता है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है कितनी होती है? 8.85 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखो तो साल भर कितना आ जाएगा? 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9। तो पूरा फोर्स कितना काम करेगा? Q1 Q2 पे या Q2 Q1 पे 9 × 10⁻9 अपान के मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिमाग में रखिएगा, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अगर कोई मीडियम ना दिया हो तो हम मानेंगे एयर या वैक्यूम, और उसके लिए के की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। क्लियर? तो फोर्स कितना आ जाएगा? 9 × 10⁻9 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यानी एयर या वैक्यूम में फोर्स ज्यादा काम करता है किसी मीडियम कंपेयर में जी। और अगर मीडियम में निकालना हो फोर्स तो एयर या वैक्यूम में जो फोर्स है उसमें 1/k से मल्टीप्लाई कर दो। जी हाँ, 1/k से मल्टीप्लाई करो। के क्या? मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर है? बात समझ रही है? एप्सिलॉन नॉट के को हम लोग एप्सिलॉन भी लिखते हैं। एप्सिलॉन नॉट के को हम लोग एप्सिलॉन भी लिखते हैं। एप्सिलॉन माध्यम की वैद्युशीलता, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युशीलता, के माध्यम का परावर्तन, या के लिख सकते हो कितना? एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। किसी माध्यम की वैद्युशीलता में अगर वायु निर्वात की वैद्युशीलता से भाग करोगे तो निरपेक्ष वैद्युशीलता मिलेगी, जिसे माध्यम का परावर्तन भी कहते हैं। इस पे भी न्यूमेरिकल आता है। क्लियर है? और अगर एक चार्ज पे कई सारे फोर्सेस लग रहे हो तो नेट फोर्स क्या होगा? ये तो वेक्टर है। सभी फोर्सों का हम क्या करें? वेक्टर एडिशन कर लें। और जब वो थोड़ा सा इजी ना हो, सबके एक्स कंपोनेंट निकाल लें और वाई, सबके एक्स कंपोनेंट को अलग जोड़ दें, सबके वाई कंपोनेंट को अलग जोड़ दें। फिर एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के बीच एंगल कितना होता है? 90 का। तो रूट में एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। ये एफ नेट का परिमाण हो गया। चूंकि वेक्टर है तो दिशा क्या होगी? अगर ऐसे थीटा कोण बना रहा हो तो tan थीटा इक्वल F5/Fx। बात समझ में आ रही है? जी हाँ, क्लियर है ये? तो ये आप दिमाग में रखिए कूलाम्स लॉ को। ओके, अब इस पे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और ग्रेविटी से कंपेयर भी कराएंगे। थैंक यू।